ओम नमो नमः। नमो नमः। ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बायोमेडिकल जो वेस्टेज थे उनके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है। अब ये नया पॉइंट चालू हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। जो भी पॉल्यूटेंट है उनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रदूषण पर्यावरण में, यहाँ पे देखिए जैसे कि बता रहे हैं, प्रदूषण पर्यावरण में हानिकारक सामग्रियों की शुरुआत है। इन हानिकारक सामग्रियों को प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है। जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं उन सामग्रियों को क्या बोला जाता है? प्रदूषक, यानी कि पॉल्यूटेंट। ठीक है। ये क्या करते हैं? तो ये प्रदूषक प्राकृतिक भी हो सकते हैं और अप्राकृतिक भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक में यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ज्वालामुखी राख। ठीक है। ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें कई सारी गैसेस निकलती हैं, कई सारे अणु निकलते हैं। ठीक है। जो हमारे पर्यावरण में घुलनशील होकर के हमें क्या करते हैं? डिजीज देते हैं, हमें मेडिकल इश्यूज देते हैं, हमें स्किन प्रॉब्लम्स इत्यादि वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देते हैं। ठीक है। इन्हें मानव गतिविधियों द्वारा भी बनाया जा सकता है, जैसे कारखानों द्वारा उत्पादित कचरा या अफवाह अफवाह। ठीक है। और प्रदूषक वायु जल भूमि की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचता है। देखिए, अब मानव द्वारा कैसे बनाया जा सकता है? जैसे कोई केमिकल है। ठीक है। हमने किसी केमिकल का प्रयोग किया और उसका एक अलग ही रिएक्शन आकर के हमारे सामने आया, तो वो भी हमारे लिए एक पॉल्यूटेंट है, हमारे लिए एक डिजीज है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। ठीक है। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज होते ही हैं, एक मानव जनित भी होता है। ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से हमें हानिकारक तत्व मिलते हैं। अब इसमें मेजर एयर पॉल्यूशन क्या है? तो इसमें प्रमुख वायु प्रदूषक आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सॉलिड पार्टिकल मटेरियल। ठीक है। सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल, लोह कण। ठीक है। और ओजोन, O3 भी हमें नुकसान करती है। ठीक है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी नुकसान करती है। हाइड्रोकार्बन, मीथेन, सम मेटल्स और रेडिएशन यानी कि विकिरण। ठीक है। तो ये कुछ मुख्य वायु प्रदूषक होते हैं जो हमें क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। तो हमें इसके अंतर्गत एक बार टॉपिक फिर से देखिए आप सभी लोग। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो इसमें एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, और वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, और भी जो वेस्टेज वगैरह है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए, वाटर पॉल्यूशन का बताया, अभी देखिए एयर पॉल्यूशन बताया था कि इसमें कौन कौन से होते हैं। तो SO2, NO, CO, है ना, ये सारे आते हैं। इसी तरीके से वाटर पॉल्यूशन में बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जल प्रदूषण आम लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। जल प्रदूषण की समस्या सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश का बहुत बड़ा भाग भी इससे प्रभावित हो रहा है। पीने का साफ पानी मानव की पहली आवश्यकता है, जबकि अब ये दूषित हो रहा है। और यह बात साबित हो चुकी है कि दुनिया में विकसित देशों में रहने वाले लोग खतरनाक रसायनों के कारण ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है। जो विकसित देश होते हैं, देखिए, एक विकसित देश होते हैं और एक विकासशील देश होते हैं। ठीक है। दो प्रकार की कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड एंड एक और होती है। ठीक है। तो उसी तरीके से जो इंडिया है ना, ये अभी डेवलप हो रहा है, पूरी तरीके हुआ नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, वहां पे ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर पानी के पीने तक का पानी नहीं है। मतलब और चीजों के लिए तो आप छोड़ ही दीजिए,
पीने तक का पानी वहां पर बहुत ही महंगे दामों पे बिकता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि पीने के पानी में रसायन की मौजूदगी की वजह से जमीन की ऊपरी और अंदरूनी सतह पर प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है। अब निकास, जो हमारा सीवेज होता है, उसमें क्या क्या है? तो यहाँ पे शहरों के जैविक पदार्थ जैसे मल मूत्र नदियां और नदियां जो झीलों में बहाए जा रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण क्या हो रहा है? सॉरी, असंतुलित हो रहा है और उसका संतुलन क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। ठीक है। यह सीवेज अपने साथ माइक्रोबियल पैथोजन लाता है, जिसके कारण से रोग फैलते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है अम्लीयता। अम्लीयता के कारण भी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे भी बहुत खतरनाक रसायन उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से? तो इसमें बता रहे हैं ऊर्जा संयंत्रों से भारी संयंत्र जैसे इस्पात या मोटर यान के कारखानों से निकलने वाले खतरनाक रसायन सल्फर डाइऑक्साइड झीलें नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे झीलें क्या हो जाती हैं? अम्लीय हो जाती हैं। ठीक है। और जिसके कारण ये क्या करती हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और अमेरिका में इस तरह की समस्या बहुतायत में पाई जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है हमें? अमेरिका में। ठीक ठीक है। आगे देखते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या है? तो फ्लोराइड मैंने आप लोगों को बताया ही था। ठीक है। फ्लोराइड का पीने का पानी इनमें होना बहुत आवश्यक है। इसके दांतों और हड्डियों दोनों की मजबूती होती है। लेकिन अगर फ्लोराइड अधिक मात्रा में हो तो इसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। भारत में अधिक फ्लोराइड राजस्थान में पानी में पाया जाता है। ठीक है। इसलिए यहाँ के लोगों के दांत पीले पाए जाते हैं। कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? राजस्थान। देखिए देश भी याद रखेगा, राज्य भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। आर्सेनिक। आर्सेनिक कहाँ है? तो पानी में आर्सेनिक का अधिक मात्रा में पाया जाना मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। कुछ साल पहले पश्चिम बंगाल में पीने के पानी में आर्सेनिक ज्यादा मात्रा में पाया गया, जिसकी वजह से वहां के ज्यादातर लोग त्वचा रोग से परेशान हुए। मतलब जो स्किन डिजीज होती है उससे परेशान हुए। ठीक है। कहाँ के लोग? पश्चिम बंगाल के। ठीक है। अब रोग, डिजीज क्या क्या है? तो पानी से पैदा होने वाले रोग जो कि जल जनित बीमारियां यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज कहलाती हैं। देखिए हमने आप लोगों को वाटर बॉर्न डिजीज में आप लोगों को वहां पे 4 डिजीज वो बताई थी 4 तरीके से। क्या क्या है, किसी को याद है? हाँ। वाटर बॉर्न, वाटर बेस्ड, वाटर रिलेटिव और एक और कोई था, किसी को याद है? नहीं याद है। चलिए देख के आइएगा। पानी के दूषित होने के कारण ही यह फैलता है, जैसे हेपेटाइटिस, कॉलरा, दस्त, टाइफाइड आदि जल जनित बीमारियां हैं, जो कि क्षेत्र में तमाम आबादी को प्रभावित करती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से क्या मानव पर वो प्रभाव पड़ता है? तो इसमें कह रहे हैं कि बहुत तेज ध्वनि कान के पर्दों को हानि पहुंचा सकती है। कान के अंदर जो हेयर सेल्स हैं वो होते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। ठीक है। ध्वनि से दिल की धड़कन भी कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। और हाल ही की रिपोर्ट में ये पता चला है कि बहुत अधिक शोरगुल मानव को खून गाढ़ा होता है। ठीक है। जो अधिक शोरगुल में रहता है या ज्यादा तेज साउंड सुनता है उसका कैसा खून होता है? गाढ़ा होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। आगे आते हैं ध्वनि प्रदूषण के साधन। तो हवाई जहाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। नए शहर की प्लानिंग यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का हो रहा है काम कहीं पर, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। मनोरंजन से ध्वनि प्रदूषण,
एंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं, डीजे बजाते हैं या पार्टीज वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे तेज साउंड में हमें सॉन्ग्स चाहिए होते हैं, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। औद्योगिक ध्वनि, इंडस्ट्रियल साउंड, मतलब इंडस्ट्री एरिया में जो मशीन इत्यादि लगे हैं, तो उनसे जो आवाजें उत्पन्न होती हैं या जो आवाज आती है, उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। क्लियर है सभी को? जी, जी, जी। आगे है रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण प्रदूषण। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव का जो होते हैं वो भी एक प्रदूषण के कारण है। तो क्या है, तो रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर पदार्थ गंदगी और प्रदूषण फैलाने का बड़ा कारण है, जिसके कारण हवा, पानी और पूरा पर्यावरण क्या होता है, प्रभावित होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के इधर-उधर फेंकने या ऐसे पदार्थों द्वारा निर्मित हथियारों के परीक्षण के द्वारा भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलता है। ठीक है, जो भी हमारे वेपन्स होते हैं जो हमारे बनाए जाते हैं लड़ने के लिए, तो उस पे उनको चलाना इत्यादि, उससे भी तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है ना। उसका वो किया जाता है, एक निरीक्षण किया जाता है कि ये दुश्मनों के लिए कितनी घातक है, कितनी नहीं है, इत्यादि का परीक्षण करना भी एक प्रदूषण का कारण है। रेडियोधर्मी पदार्थों में खनन के दौरान भी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जो मानव जीवन व पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है? अब देखिए, न्यूक्लियर बनाने वाले केंद्र या कारखाने, ठीक है, तो रेडियोधर्मी पदार्थों से संबंधित कल कारखाने में यदि उनके अपशिष्ट को सुरक्षित तरीके से ना निस्तारित किया जाए, तो इन पदार्थों के कण हवा में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इससे मानव व जानवरों की जान को खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर क्या है, तो न्यूक्लियर हथियार के कारण, तो इन हथियार का प्रयोग जमीन या पानी में किया जाए तो इससे प्रदूषण पर्यावरण में अपने आप पैदा हो जाता है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराने के कारण हुआ था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा वो केस था न्यूक्लियर वेपन का। ठीक है, अब आगे आपका फिफ्थ पॉइंट आ रहा है, जिसमें आप प्राकृतिक मतलब जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वहां से आप कौन कौन से कितनी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे देखिए डैम बनाया हुआ है, पानी वाटर के द्वारा एनर्जी, विंड के द्वारा एनर्जी, ठीक है, और ये आपका जियोथर्मल के द्वारा एनर्जी, सोलर सिस्टम के द्वारा एनर्जी, ठीक है, ये बायोमास के द्वारा एनर्जी और जो भी और भी चीजें हैं उनके द्वारा, तो मतलब कुछ कुछ जो तरीके हैं जिसके द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है और नेचुरल सोर्सेज हैं, उनके विषय में हमें इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, सौर ऊर्जा। ठीक है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि सूरज की जो ऊर्जा है वो इतनी बड़ी मात्रा में है कि यदि हम उसका सिर्फ 1% या मतलब 3% से ज्यादा हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यदि हम उसका पूरा प्रयोग कर लें तो पता नहीं कितनी एनर्जी हमारे पास होगी। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। ये धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का सहारा भी है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा बचपन में कि प्लांट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन इत्यादि बनाते हैं। ठीक है, ये धूप जो है वो बहुत सारे कीटाणु इत्यादियों को नष्ट भी करती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है ये हमारे बहुत काम आती है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो ये मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में माना जाता है। मतलब वैसे तो सूरज की बहुत सारी चीजों से हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको बिजली में कन्वर्ट करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं उसको हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। कैसे? तो पहला, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, और दूसरा, किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद इससे विद्युत जनित्र चलाकर सौर ऊर्जा सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। अब देखिए इसके फैक्ट्स। तो इसके फैक्ट्स क्या है? तो सूर्य की कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है? 75,000 इंटू 1,018 किलोवाट है। ठीक है। और जिसका मात्र 1% ही पृथ्वी की समस्त ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो देखिए आप लोग समझ सकते हो, मतलब सिर्फ इसका 1% भी यदि हम यूज कर रहे हैं तो वो पृथ्वी में जितनी हमें एनर्जी चाहिए वो उसकी पूर्ति हो रही है। सोचिए कितनी ज्यादा एनर्जी है इसमें। तो सर्वप्रथम व्यवहारिक सौर सेल 1954 में बनाया गया, जो लगभग 1% सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर सकता था। ठीक है। चल, नेक्स्ट है हमारी विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। ठीक है। तो पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। जो वायु बह रही है जिसके द्वारा ये पवन चक्की चलती है, इससे भी हम क्या करते हैं? बिजली जनरेट करते हैं। लेकिन ये जो पवन चक्की है ना, ये हम हर जगह नहीं लगा सकते। ठीक है। इसके कुछ स्थान है, कुछ जगह है जहां पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये सब जगह नहीं लगाए जा सकते। जैसे कि कह रहे हैं वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिक या अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके फैक्ट्स क्या है। तो इसका उपयोग पहली बार स्कॉटलैंड में जुलाई 1887 में किया गया था। एक सेकेंड, यहाँ 1882 लिखा है। एक मिनट रुकिएगा जरा। इसको मैं देख के बताती हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट बार कब हुआ था। हाँ, 1887 में हुआ था। ठीक है। बाय जेम्स ब्लिथ के द्वारा। ठीक है। जेम्स ब्लिथ के द्वारा 1887 में हुआ था, तो इसको हटा दीजिए। ये ऊपर वाला सही है। ठीक है। 1887 में हुआ था, जिससे विद्युत बनाई गई थी। ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में विश्व में भारत का 5वां स्थान है। ठीक है। जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इंडिया का कौन सा स्थान है? 5th। ठीक है, 5वां स्थान है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों का पवन ऊर्जा के संदर्भ में बेहतर स्थान है, क्योंकि इन राज्यों के तटीय क्षेत्र में पवन की गति निरंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक रहती है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं सॉइल। तो सॉइल से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है? तो आगे बता रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में कई पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है। वे भोजन जैसे अनाज, सब्जियां, पशु आहार प्रदान करते हैं। वे कपड़े के लिए फाइबर प्रदान करते हैं, जैसे कि कपास, सन लिनन या सन। वे लकड़ी और ईंट जैसी आश्रय सामग्री भी प्रदान करते हैं।
आप महसूस करते हैं कि मिट्टी भी ऊर्जा चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा में मिट्टी के अनुक्रमिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, पौधों की सामग्री जैसे कि अवशेष, तब तेल, अनाज, मिट्टी में उगाए जाने वाले उपयोग ऊर्जा के इथेनॉल या बायो डीजल के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है। अब ये मृदा ऊर्जा क्या है? तो ये मृदा ऊर्जा एक जैविक उर्वरक है जिसमें पौधों के अर्क का मिश्रण मल्टी और ऑयलिंग सेक्राइड्स बायोएक्टिव एजेंट के द्वारा होता है। ठीक है, एंजाइम इसमें शामिल होता है और मृदा प्रदूषण की संरचना उपयोगी मिट्टी सूक्ष्म वनस्पतियों के संवर्धन के मदद करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके बाद जल विद्युत ऊर्जा यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इससे तो आप सभी लोग परिचित होंगे, आप लोगों ने डैम देखे भी होंगे। हर शहर में एक डैम होता है जहां पर नदियां होती हैं, जैसे गंगा, यमुना या कोई भी रिवर यदि आपके उधर है तो उसमें आपको ये डैम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये डैम के द्वारा ही हम बिजली को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सन 2005 में विश्व भर में लगभग 618 गीगावाट, ठीक है, गीगावाट जल विद्युत उत्पन्न की जाती थी। लेकिन विश्व की संपूर्ण विद्युत ऊर्जा लगभग 20% है। यह बिजली प्रदूषित रहित है, प्रदूषण रहित है। ठीक है, ये जो बिजली जनरेट की जा रही है ये प्रदूषण से रहित है, पॉल्यूशन नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब इसके फैक्ट क्या क्या है। तो फैक्ट में बोल रहे हैं कि ऊर्जा एक नवीनीकरण योग्य स्रोत दुर्लभ ईंधन संसाधनों की रक्षा करता है, प्रदूषण रहित और इसलिए पर्यावरण के अनुकूल भी है। दीर्घकालिक वर्ष 1897 में दार्जिलिंग में पूर्ण की गई पहली जल विद्युत परियोजना अभी तक प्रचालनरत है। ठीक है, और ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में उत्पादन, प्रचालन तथा अनुरक्षण की लागत भी कम है। आगे कह रहे हैं भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? तो इसकी उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी के सर्वत्र समाये यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आइसोटोप्स के विकिरण और पृथ्वी की कोर में भरे तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति से होता है। ये भूगर्भीय ऊष्मा पृथ्वी के भीतर गतिशील जल द्वारा भू सतह तक पहुंचती है। ठीक है, जिस स्थान पर ताप स्रोत भू सतह के निकट होता है वहां का भूजल गर्म होकर तप्त जल भंडार का रूप ले लेता है। ठीक है, मतलब जिस जगह ये गर्म होता है उसी जगह वो ताप का रूप ले लेता है, ताप यानी कि उष्णता का रूप ले लेता है और इनसे प्राप्त गर्म जल और भाप का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। मतलब जो भी इससे धुआं इत्यादि निकलता है या जो भी भाप इत्यादि बन करके निकलती है उससे हम क्या प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में या एनर्जी में इसका प्रयोग करते हैं। अब भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिससे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके फैक्ट्स क्या है? तो इसके फैक्ट्स कह रहे हैं कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र प्रदूषक गैस या द्रव का उत्सर्जन बिल्कुल नगण्य मात्रा में करते हैं। भूतापीय कुंडों से निकलने द्रव्यों में घुले हुए तथा खनिजों को भू जल के जल भृतों, ठीक है, यानी कि ग्राउंड वाटर एक्विफर्स तक पुनः गहराई में पहुंचाया जा सकता है। इससे दीर्घ काल तक उन कुंडों का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इन कुंडों में अपशिष्ट जल को पुनः शुद्ध करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं। तो भूतापीय संयंत्रों के संचालन में अपेक्षाकृत कम भूमि एवं जल दोहन की आवश्यकता होती है, अतः यह तकनीक भू तथा जल संरक्षण दोनों में सहायता करती है। आगे कह रहे हैं भूतापीय ऊर्जा एक स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का भी रूप है, क्लीन या रिन्यूएबल एनर्जी का भी सोर्स है। ठीक है, आगे आता है बायोमास। अब बायोमास क्या है? तो जीवित जीवों अथवा
हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा और जैव संहति को बायोमास कहते हैं। यानी कि जो भी क्या बोलते हैं मरे हुए जीव होते हैं उनसे भी एक प्रकार का पदार्थ निकलता है या जैव संग्रहित होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। प्राय यह जीव से आशय यहाँ पे पौधों से भी है, ठीक है? जीव भी है और इसमें सॉरी, हाँ, यहाँ जीव से आशय पौधों से है, ठीक है? पौधे भी आदि इसमें है, संग्रहित होते हैं। तो बायोमास ऊर्जा के स्रोत है, इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण तौर पे यहाँ पे दिया है गन्ने की खोई, ठीक है? धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि, ठीक है? तो जैसे गन्ने की बहुत सारी वो जो जब गन्ना पेरा जाता है तो उसकी बहुत सारी बची हुई वो बची होती है, ठीक है? उसका भी प्रयोग इसमें बायोमास में किया जाता है और धान की भी जो भूसी बचती है उसका भी प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है? आगे कह रहे हैं बायोमास को जैव ईंधन के रूप में कई प्रकार से बदला जा सकता है, जिन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन-कौन से 3 प्रकार हैं? तो ऊष्मीय विधियां, रासायनिक विधियां और जैव रासायनिक विधियां, ठीक है? तो ये 3 प्रकार से इसको बांटा जा सकता है। आगे देखिए परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? तो ये वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित यानी गैर विस्फोट नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग इसमें करते थे, ठीक है? और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने में काम आती है और जिससे हम फिर क्या करते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं, ये करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आगे कह रहे हैं नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा भी नाम से जाना जाता है। इसको नाभिकीय ऊर्जा भी बोलते हैं। परमाणु ऊर्जा तो आप लोगों ने देखा, नाभिकीय ऊर्जा भी इसी को ही बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय विखंडन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिकीय 2 भागों में टूटता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अपनाई जाती है। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये भी हमने पढ़ लिया। इसके फैक्ट्स देख लीजिए। तो भारत के पास एक अति महत्वाकांक्षी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है जिससे अपेक्षा कि वर्ष 2024 तक यह 14.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। देखिए ये प्रश्न आ सकता है कि 2024 तक इसका एम कितना रखा गया है? किसका? परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का। तो 14.6 गीगावाट, ठीक है? इतना रखा गया है। जबकि वर्ष 2032 तक बिजली उत्पादन की क्षमता 63 गीगावाट हो जाएगी, ठीक है? 2032 तक कितना रखा गया है? तो 63 गीगावाट। आगे कह रहा है भारत का परमाणु ऊर्जा भंडारण 293 बिलियन टन का है जिसमें अधिकांश योगदान इसके पूर्वी राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है? यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है, ठीक है? आगे कह रहे हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को प्राकृतिक आपदा के कारक के रूप में भी देखा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो मेन मेन पॉइंट्स थे बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, सॉइल एनर्जी, विंड पावर और सोलर एनर्जी, ठीक है? तो ये इतने एनर्जी के सोर्सेस हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। ये 6 पॉइंट है आपका नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, ठीक है? जो प्राकृतिक जोखिम आपदाएं इत्यादि हैं उनके विषय में इसके अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है, ठीक है?
तो इसका यदि मोटा-मोटा हम समझें, तो जो प्राकृतिक आदाय हैं, आपदाएँ, जैसे अभी हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेस देखे ना, जो हम पैदा नहीं कर सकते, ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रकृति में उपस्थित हैं, पर उनका प्रयोग हमें किस तरीके से करना है, वो हमने उसमें देखा, ठीक है? उसी तरीके से कुछ नेचुरल हैज़ार्ड्स या डिज़ास्टर हैं, जो ऑलरेडी अपने आप ही मतलब हमें चोट पहुँचाते हैं या हमें समस्या उत्पन्न करते हैं हमारे लिए। तो उनमें से कौन-कौन से हैं? देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में यदि देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर वन में आग लग गया है ना? तो फॉरेस्ट क्या बोलते हैं इसको? फॉरेस्ट अग्नि, वनाग्नि, है ना? और ये बाढ़, ठीक है? और ये देखो आपको चक्रवात दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये भूकंप, ठीक है? तो ये 4 तरीके के यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन और भी कुछ प्रकार होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर होते क्या हैं? तो खतरे को एक खतरनाक स्थिति या घटना के रूप में परिभाषित इसमें किया गया है, जो जीवन को चोट पहुँचाने या संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है या संभावित है। ठीक है? तो इसमें क्या है, प्राकृतिक खतरे वे खतरे हैं जो प्राकृतिक घटनाओं जैसे मौसम विज्ञान, भूविज्ञान या यहाँ तक जैविक उत्पत्ति के खतरे के कारण होते हैं। प्राकृतिक खतरों के उदाहरण चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, जो विशेष रूप से प्राकृतिक उत्पत्ति के द्वारा होता है। जैसे अब इसमें और भी हैं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, आग, ठीक है? आगे देखते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम भूकंप देखेंगे, ठीक है? भूकंप के विषय में 2-3 प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्रस्ट क्या है? ठीक है? तो ये प्रश्न बनता है। अभी चलिए इसको हम देखेंगे। तो भूकंप, अर्थक्वेक, आप सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना तो कभी अर्थक्वेक देखा ही होगा। तो ये पृथ्वी की पपड़ी, पपड़ी इट मीन्स क्रस्ट, ठीक है? का अचानक हिलना है, ठीक है? और भूकंप का प्रभाव अचानक होता है, शायद ही कोई चेतावनी जिससे भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है। भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये भी एक बार प्रश्न बना हुआ है, ठीक है? कि भूकंप के जो भूकंप आता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप विज्ञान को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी, ठीक है? तो भूकंप और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन है जो पृथ्वी के माध्यम से और उसके चारों ओर घूमता है, ठीक है? आप देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से आप समझिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी का ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है? और हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग इसी सरफेस पे रहते हैं। ये ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है, हमारे ऐसे पेड़ निकले हुए हैं, ठीक है? हमारे घर बने हुए हैं। तो हम लोग कहाँ? इसी के ऊपर ही तो रहते हैं ना? ऐसे-ऐसे साइड में, यहाँ पर, ठीक है? और ये पृथ्वी के अंदर का मटेरियल है, ठीक है? तो इसमें भी कुछ बॉडीज़ हैं। इसमें कुछ बॉडीज कैसे हैं? तो ये जो आप ये अपर लेयर देखते हो, तो इसमें तो आपको ग्रीन या स्टोन्स या ये सब मिलेंगे, है ना? और उसके ही जस्ट नीचे जो ये ब्राउन लेयर आपको दिख रहा है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ठीक है? फिर उसके नीचे जो होता है उसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है? ये जो ऑरेंज कलर का ये आपको दिख रहा है। फिर उसके अंदर जो होता है वो आउटर कोर और उसके अंदर इनर कोर, ठीक है? तो ये इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। और आप बगल वाली इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखो दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाली लेयर जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पे हमारा जैसे मान लीजिए मकान वगैरह है, ठीक है? तो ये कितनी होती है? 100 किलोमीटर की रेंज पे होती है, ठीक है? इसके अंदर जाएँगे तो आप 670 किलोमीटर की ये क्रस्ट होती है, ठीक है? फिर उसके और अंदर जाएँगे तो ये मेंटल कितने की होती है? तो 2900 किलोमीटर अंदर अंदर होती है मेंटल, ठीक है? आउटर कोर आपकी कितनी होती है? तो 5150 किलोमीटर, और इनर कोर कितनी होती है? तो 6371 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये पृथ्वी का अंदर वाला पोर्शन है,
ठीक है? हो सकता है कभी आपको ये अरेंज करने को भी आ जाए तो आप अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट एंड सी लेवल। ठीक है? क्लियर है सभी को? ये परतें, ये जो लेयर्स हैं, ये क्लियर है सभी को? हाँ, इससे थोड़े से प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है? अब आगे देखिए। आगे भूकंप के कारण, केसेस ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है? किस कारण से भूकंप आता है? तो कह रहे हैं कि पृथ्वी की पपड़ी, पपड़ी अर्थात अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए। सी लेवल, क्रस्ट, क्रस्ट। क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए पीछे, यहाँ पे ये देखिए लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये पपड़ी यानी कि क्रस्ट। ठीक है, और ये क्रस्ट के हिलने के कारण ही भूकंप आता है। तो कह रहे हैं एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ हिस्से शामिल हैं जिन्हें प्लेट कहा जाता है। ठीक है, प्लेटें कहा जाता है, जिनका आकार कुछ 100 से लेकर 1000 किलोमीटर तक होता है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखिए किलोमीटर्स दिखाए, 100 किलोमीटर का ये होता है, 670 का ये होता है, 2900 का ये होता है। ठीक है, तो कुछ किलोमीटर्स में ये डिवाइडेड होते हैं। तो अब आगे कह रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार जब ये प्लेटें एक दूसरे से संपर्क करती हैं तो भूपटल में तनाव उत्पन्न होता है। प्लेटें एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, एक दूसरे से टकरा भी सकती हैं या किनारे की ओर खिसक भी सकती हैं। मतलब कोई भी प्रकार हो तो हमें भूकंप आता ही आता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं भूकंपीय तरंगे, जो भूकंपीय वेव्स होती हैं, तो ये कैसी होती हैं? ये ऊर्जा की तरंगे जो पृथ्वी की परतों से होकर गुजरती हैं। और भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव, यानी कि शरीर की तरंगे और सतही तरंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये हाइपोसेंटर, ये हाइपोसेंटर आप लोगों को दिख रहा है। ये हाइपोसेंटर जी का, दीदी। हाँ, हाइपोसेंटर का मतलब है कि ये प्लेट यहाँ से खिसक गई है। किस ओर खिसकी है? ऊपर की ओर खिसकी है। देखिए एक यहाँ पर डायग्राम और था, मैंने इसमें डाला नहीं है, मैं आप लोगों को ऐसे यहाँ पर बना करके दिखा देती हूँ। जैसे ये एक चट्टान है, ठीक है, ये एक चट्टान है, अगर ये ऊपर को खिसकती है तो सॉरी सॉरी, ये ऊपर को खिसकती है तो ये अपर हो गया। ठीक है, और यही फिर से यहाँ पर एक चट्टान है, और ये यदि नीचे को खिसकती है तो ये डाउन अवर हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से यदि ये दोनों चट्टाने हैं, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, ये दोनों चट्टाने हैं और ये थोड़ी सी साइड में हो गई, इधर साइड हो गई, तो ये मतलब भूकंप तीनों स्थिति में आता ही है, चाहे वो अपर जाए, चाहे वो लोअर जाए, चाहे वो साइड जाए, चाहे राइट जाए। ठीक है, आपको भूकंप महसूस होना ही है, झटका महसूस होना ही है, उसी को ही हम भूकंप कहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे होगे, ये जो क्रस्ट है ये थोड़ा सा इधर साइड आ गई, यानी कि अपर लेयर हो गई। तो यहाँ पे ये जो जहां से ये खिसकती है उसको हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये नाम थोड़े से परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। और जहां से ये जिधर को खिसकती है उसे फॉल्ट बोलते हैं, मतलब वहां पे फॉल्ट हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये व्हाइट व्हाइट सी तरंगे देख रहे होगे, ये देखो ये गोल गोल तरंगे, यहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट तरंगे दिख रही है ना, इनको प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो यहाँ पे लिखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। तो जो प्राइमरी होती है वो सिर्फ ये बॉडी वेव्स में ही आती, हाँ, जो प्राइमरी तरंगे होती हैं वो आपकी बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स दोनों पे जा सकती हैं। लेकिन जो आपकी सरफेस वेव्स होते हैं, सॉरी, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, वो आपकी सिर्फ सरफेस बॉडी वेव्स पे ही जाती है, सरफेस पे नहीं पहुंच पाती हैं, वो वहीं पे ही खत्म हो जाती हैं। अभी हम आगे देखेंगे, एक डायग्राम शायद है यहाँ पे आगे, ठीक है, अभी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो दो जो वेव्स हैं, तो इनमें दोनों में यही अंतर है।
ठीक है? और अभी आप लोगों को ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बताया है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, तो 2 तरीके के होते हैं। अब इसमें देखिए, अब ये जो वेव्स हैं इनमें भी 2 प्रकार के हैं, लव वेव्स और रेली वेव्स, ठीक है? तो लव वेव्स का एक प्रश्न बना था एक बार। देखिए लव वेव्स क्या है? ये ऐसे होती है, देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, ये ऐसे सांप की तरह चलती है, ऐसे रेंग करके, ठीक है? और जो ये रेले वेव्स होती हैं, ये ऐसे उछल-उछल के चलती हैं, ऐसे साइड अपर, ठीक है? तो ये बिल्कुल ज़मीन पे रेंग के चलती हैं, लेकिन ये कैसे चलती हैं? ये उछल-उछल के हवा में चलती हैं, ठीक है? तो एक प्रश्न बना था कि स्नैक की तरह कौन-सी वेव्स होती है? तो स्नैक कैसे उछल के चलता है या रेंग के चलता है? बताइए, आप ही लोग? रेंग हाँ, तो यहाँ पे कौन-सा आंसर हो जाएगा? लव वेव्स, ठीक है? तो ये जो वेव्स हैं, ये आपकी रेंग के चलती हैं और ये उछल के, ठीक है? यहाँ पे देखिए डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इसमें हमें इतना ही देखना था और ये देखिए यहाँ पे ये क्रस्ट भी दिखा दिया है और टेक्टोनिक प्लेट भी यहाँ पर दिखा दी है। तो उसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, यही बताना था कि हाइपोसेंटर ये होता है जहाँ से मतलब खिसकी है, ठीक है? और जहाँ से जो खिसकी है उसको फॉल्ट बोलते हैं। लव वेव्स देख लीजिए और रेले वेव्स देख लीजिए और ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स होती है। ये जो ये तरंगे आ रही है ना, ये आपको व्हाइट-व्हाइट सी दिख रही हैं, ये तरंगे होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब यहाँ पर ये देखिए इधर आ जाइए वापस। यहाँ पे कह रहे हैं कि भूकंपीय तरंगे जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है शरीर की तरंगे, एक होती है सतही तरंगे। तो अब आगे देखिए हम देखेंगे बॉडी वेव्स, ठीक है? तो बॉडी बॉडी वेव्स जो है इन्हें भौतिक तरंगे भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के शरीर से होकर गुजरती हैं और इन्हें आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो मैंने अभी देखो आप लोगों को बताया था प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ठीक है? जिनको लोकप्रिय रूप से पी तरंगे और इसको एस तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सरफेस वेव्स क्या है? तो सरफेस वेव वे हैं जो पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट के साथ यात्रा करती हैं और जमीन के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से कंपन करते हुए शरीर की तरंगों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। अपने रास्ते में आने वाली इमारतों और रोजमर्रा को नष्ट कर देती हैं। जो सरफेस तरंगे होती हैं ना वो इतनी क्या बोलते हैं खतरनाक होती हैं कि उनके सामने जो भी यानी कि बिल्डिंग या पेड़ या जो भी आएगा तो वो नष्ट हो जाता है, ठीक है? और ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी? लव वेव्स और रेले वेव्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो लव वेव्स कैसे होती है? ऐसे-ऐसे रेंग के चलती है और ये हवा में उड़ करके चलती है, ठीक है? रेले वेव्स। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे चलते हैं। अब भूकंप को नापने का एक साधन होता है, ठीक है? भूकंप कितनी तीव्रता के साथ आया, कैसे आया, ये भी तो हमें पता लगाना है ना। तो उसके लिए 2 साधन है। एक है आपका रिएक्टर स्केल, दूसरा है आपका मॉडिफाइड मर्केली स्केल, ठीक है? तो ये 2 प्रकार के स्केल हैं जिनके द्वारा आप भूकंप का मापन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए भूकंप की तीव्रता का मापन। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मुख्य रूप से 2 तकनीकों का उपलब्ध है जिसमें पहला है आपका रिएक्टर स्केल, ठीक है? तो रिएक्टर स्केल देखिए किस तरीके से काम करता है, ये यहाँ पर देखिए पॉइंट्स लिखा हुआ है। ये 1 से लेकर के 9 तक की संख्या में होता है, ठीक है? 9.0 तक की संख्या में होता है। तो यदि आपका 2.0 भूकंप आता है तो ये माइक्रो होता है, मतलब पता ही नहीं चलता है। कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता है। देखिए जैसे कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोगों को हल्का-सा भी कुछ हिला, तो तुरंत फ़ील हो जाता है, पर कुछ लोगों को नहीं होता है, ठीक है? तो ये 2.0 वाला ऐसा होता है। फिर 3.0 थोड़ा-सा बढ़ता है, 4th वाला और भी लाइट हो जाता है, 5th मॉडरेट होता है, 6th स्ट्रॉन्ग होता है और 7 मेजर, ठीक है? ये बहुत डैमेज भी कर देता है। ये जो 7 पॉइंट तक आ जाता है तो डैमेज कर देता है। फिर 8 उससे ग्रेटेस्ट होता है और 9 यदि आ गया तो समझ लीजिए कुछ बचेगा ही नहीं। वहां पर सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये इसका एक स्केल है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है भूकंप की तीव्रता या जारी ऊर्जा की मात्रा एक सिस्मोग्राफ के उपयोग से
निर्धारित की जाती है, जो एक उपकरण है जो लगातार जमीन के कंपन को रिकॉर्ड करता है। रिएक्टर पैमाने पर 7.5 तीव्रता वाला भूकंप 6.5 तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 30 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है और इसका कंपन आयाम भी 10 गुना अधिक होता है। ठीक है। अब देखिए सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था संशोधित मर्कली स्केल यानी मर्कली स्केल। तो मॉडिफाइड मर्कली स्केल इसको बोलते हैं। इसमें 1 से लेकर के रोमन न्यूमरल में 1 से लेकर के 12 तक इसकी व्यवस्था होती है। ठीक है, आपको बगल में देखिए दिख रहा होगा। एक इसका चार्ट है, उसमें भी पूरा बताया गया है कि मतलब किस तरीके के कितना घातक हो सकता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम के आधार पर यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ये 1 से लेकर के 12 पैमाने पर लोगों की संरचना और पृथ्वी की सतह पर भूकंप के प्रभाव की तीव्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, ये चार्ट के थ्रू आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये क्या क्या कितने माप में क्या क्या डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भूकंप आपका समाप्त हो गया। आज यहीं तक रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं।